नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा। वेलकम टू द वीरेन मिश्रा शो। अब फाइनली भारत में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और एनडीए की जितनी भी सपोर्टिंग पार्टीज हैं उन सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर एक बार प्रधानमंत्री के रूप में यानी कि संसदीय दल के नेता के रूप में चुन लिया है और बहुत ही जल्द वो भारत के प्रधानमंत्री की फिर एक बार शपथ लेने जा रहे हैं। ये समय भले ही जश्न का हो कुछ हद तक, लेकिन अब ये सबसे ज़्यादा वो समय है जब बीजेपी को बैठकर आत्मचिंतन यानी कि सोचना होगा कि आखिर कमी कहाँ रह गई थी। बहुत कमी रही थी, इसी कारण से उन्हें बहुत सारी सीटें गंवानी पड़ी। वो उत्तर प्रदेश जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा बीजेपी को नुकसान हुआ है। जो अनएक्सपेक्टेड था, अयोध्या की सीट तक बीजेपी को गंवानी पड़ी। अब बीजेपी को ये सोचना होगा कि आखिर उनसे गलतियां कहां कहां हुई है। आज मैं दिन भर सोशल मीडिया को देख रहा था, दिन भर मैं न्यूज़ चैनल्स को देख रहा था और काफ़ी सारे पॉइंट्स को मैंने पढ़ा। अलग अलग लोगों ने अपने अपने विचार शेयर किए हैं और मैं कुल 7 पॉइंट्स इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं जिसके ऊपर बीजेपी को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखा वो ये था कि बीजेपी को अपने आईटी सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बहुत लंबे समय से ये डिमांड हो रही है कि बीजेपी आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय जी, उन्हें अब कोई दूसरा दायित्व भी दिया जाना चाहिए क्योंकि आईटी सेल में बदलाव की ज़रूरत है। आईटी सेल में हर स्टेट से किसी न किसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर बीजेपी को भारत के हर एक स्टेट में राज करना है, अब हर एक स्टेट में अपनी सरकार बनानी है, अपनी बढ़त लेनी है, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, तो उसे हर स्टेट के लोग लगेंगे। ये बात सत्य है कि हर स्टेट में बीजेपी की एक आईटी सेल की विंग है, लेकिन अब उसे और भी ज़्यादा मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। ये सोशल मीडिया पे इस बात की डिमांड बहुत ज़्यादा की जा रही थी। अगर दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो बीजेपी के सांसदों को अब ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत है। 2014 के बाद से 2019 के इलेक्शन में हमने देखा और इस बार 2024 के इलेक्शन में भी हमने देखा, बीजेपी के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे पूरा चुनाव छोड़ दिया था। पूरे चुनाव का बोझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कंधों पर उठाना पड़ गया था। बीजेपी के सांसदों को यह लग रहा था कि राम मंदिर अब बन गया, फिर 370 हट गया, सीएए कानून आ गया, इन सब से वो आराम से इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन काफ़ी सारे लूप होल्स थे। इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में काफ़ी सारे बीजेपी नेताओं ने ढंग से प्रचार भी नहीं किया, वो अपने क्षेत्रों में ठीक से विजिट भी नहीं करते थे। बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अयोध्या की सीट को लेकर आज बीजेपी नहीं पूरे भारत के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं ना। अयोध्या की सीट का ही एग्जाम्पल आपको ले लें, आप अयोध्या के लोगों से जाकर पूछिए। मैं भी कई अयोध्या के मेरे काफ़ी सारे दोस्तों से बात कर रहा हूँ, वहाँ के लोगों का यही कहना है कि वहाँ पे जो लल्लू सिंह जी हारे हैं चुनाव, ये लल्लू सिंह जी वहाँ पर विजिट ही नहीं करते थे। मुख्य राम मंदिर वाला इलाका अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे अयोध्या की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा देखा नहीं गया है और ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट भी कहे जाते हैं वहाँ पे। तो कोई भी जनता एक ऐसे एरोगेंट कैंडिडेट को क्यों चुनेगी जो उनके सामने आता ही ना हो, जो उनकी बात सुनता ही ना हो। सिर्फ वहीं की बात नहीं है, पूरे भारत भर में जितने भी बीजेपी के एमपीज हैं उन सबको इस चीज़ के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे बहुत ज़्यादा दिनों तक राजनीति नहीं कर पाएंगे। सिर्फ राम मंदिर बनाने से आपने एक कल्चरल रिनाइजेंस को जन्म तो दे दिया, एक उसको बूस्ट कर दिया, लेकिन सिर्फ राम मंदिर के भरोसे बैठकर आप बहुत दिन तक राजनीति नहीं कर पाएंगे। अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको अपने लोगों के बीच में जाना होगा, उनका विश्वास जीतना होगा और ये तभी संभव है जब बीजेपी के सांसद जमीन पर उतरेंगे, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, अपने लोगों के साथ बैठेंगे, उनके दुख तकलीफ को समझने की कोशिश करेंगे, वहां पे अपनी गलतियों को सुधारेंगे, तभी लोग उन्हें भी पसंद करेंगे। मैं ऐसे कैंडिडेट को वोट आखिर क्यों दूं जिसे मैंने देखा ही नहीं, जिसके स्वभाव को मैं नहीं जानता, जिसके काम को मैं नहीं जानता। यही बात भारत में जहां जहां बीजेपी के लोग हारे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट्स हारे हैं, वहां उन्हें इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि एक नागरिक होने के नाते मेरा ये हक बनता है कि मेरे सांसद ने साल भर में क्या काम किया, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसने कितने सवाल पूछे, संसद में कितने सवालों का जवाब दिया, क्या क्या उसने किया, इन सब की रिपोर्ट हर एक एरिया में, हर एक जगह पर हर एक नागरिक के पास होनी चाहिए। कोई ऐसी और भी मजबूत व्यवस्था बनाई जानी बहुत ज़रूरी है जहां पर सांसदों की, एमपीज़ की या जो एमएलए भी होंगे उन सब के वर्क रिपोर्ट को शेयर किया जाए। मैं जानता हूं एक पोर्टल है जहां पर लोग जाकर चेक कर सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी कितने लोगों को है?
कितने लोग जानते हैं कि आप अपने सांसद का अटेंडेंस भी चेक कर सकते हैं? ये आप लोग नहीं, ये सब लोग नहीं जानते हैं। रिपोर्ट कार्ड की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, अगर सांसदों की रिपोर्ट कार्ड बनने लगे और लोकल न्यूज़पेपर्स में उन्हें पब्लिश किया जाए कि सांसदों ने साल भर में क्या काम किया है, तो इससे जनता के बीच में ये पता लगेगा, उन्हें भी पता रहेगा कि आखिर हमारे सांसद हमारे टैक्स की कमाई से सैलरी लेकर कर क्या रहे हैं। ये बात भी बहुत ज़्यादा बीजेपी को गौर करने की ज़रूरत है। सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, भारत भर में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्हें भी इस बात पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर कुछ लोगों की कमेटी का गठन होना चाहिए जो आम लोगों से सीधे संपर्क करें, फ़ोन कॉल के द्वारा हो या किसी भी अन्य सोशल मीडिया माध्यम के द्वारा, और उन लोगों से ये जानने की कोशिश करें कि जो विकसित भारत का मिशन चलाया जा रहा है, जहां जहां डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उनके बारे में जनता क्या सोच रही है। अगर ये कमेटी लोगों से संपर्क करके उनका भी राय जानती है कि वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है, तो इससे जनता भी इस बात के ऊपर विश्वास करेगी कि हाँ, हमारी बात सुनने वाला भी कोई है। अगर किसी एरिया में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है जिसके ऊपर सरकार का ध्यान अब तक नहीं गया है, और अगर ये कमेटी लोगों से संपर्क करने के बाद इस बारे में जानती है, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करती है, ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करती है, तो ऐसे में जनता का विश्वास उस कमेटी के ऊपर बैठेगा, सरकार के ऊपर भी होगा कि हाँ, ये हमारी समस्या को जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारी समस्या को जानकर उस पर एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। इससे फायदा आपको होगा। पांचवा पॉइंट जो है वो ये है कि बीजेपी को एक फैक्ट चेक यूनिट को बैठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये फैक्ट चेक यूनिट वो यूनिट होगी जो तमाम अफवाहों को दूर करे। अयोध्या का ही एग्जांपल ले लो। लल्लू सिंह का एक स्टेटमेंट था ना कि हाँ, ये आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें, संविधान को ख़त्म कर देंगे, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने उसमें कही थी, जिसका नुकसान बीजेपी को अयोध्या के इलेक्शन में देखना पड़ा। ये अफवाह ही थी। देखिए, जब जब बीजेपी आई है तब तक थोड़ा थोड़ा आरक्षण बढ़ा ही है, तो आरक्षण को हटाने वाली या आरक्षण को नुकसान पहुंचाने वाली बीजेपी नहीं है, लेकिन अफवाह के कारण वहां पर भी बीजेपी को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। सिर्फ यही एक अफवाह नहीं है, काफ़ी सारी अफवाहें हैं जो कुछ जर्मन कॉकरोच के द्वारा फैलाई जाती है, तो काफ़ी सारे भारत में रहने वाले ही फैक्ट चेकर्स होते हैं जिनका काम ही ये होता है कि वो बातों को मैनिपुलेट करके लोगों तक शेयर करें। तो ऐसे फैक्ट चेकर्स और जर्मन कॉकरोच के बारे में बीजेपी को अब कुछ सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आखिर ये कब तक लोगों को मैनिपुलेट करते रहेंगे, कब तक फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके लोगों को पेश करते रहेंगे, क्योंकि हमारे भारत में अब बहुत ही ज़्यादा व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के ऊपर विश्वास करने वाले लोग अभी भी हैं। तो फैक्ट चेकर टीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बीजेपी के लिए। छठवां पॉइंट मेरा ये है कि अब बीजेपी को एंटी करप्शन और एंटी नेशनलिस्ट या जो समाज के लिए खतरनाक लोग हैं, ऐसे लोगों के प्रति और भी ज़्यादा कठोर होना पड़ेगा। इस बात से हम बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर सकते कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ही तेजी से काम करेंगे। उन्होंने किया भी, इस बात से हम बिल्कुल डिसएग्री नहीं करेंगे। भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए। भारत में जो समाज विरोधी लोग हैं, समाज के दुश्मन जिन्हें आप कह सकते हैं, यूपी में उनके साथ क्या होता है ये सब आप जानते ही हैं। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल ही आपको दे दूं तो बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया गया, तो उनके बेटे को टिकट देना ये बीजेपी के लिए गलती थी। बीजेपी की छवि को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जनता ये नहीं चाहती थी कि उस परिवार में टिकट जाए और बीजेपी ने टिकट पकड़ा दिया, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में मैं काफ़ी सारे लोगों से संपर्क में रहता हूं। बीजेपी के कोर वर्कर्स बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। वो इसलिए भी खुश नहीं है क्योंकि जिन अजीत पवार के ऊपर काफ़ी सारे करप्शन के चार्जेस थे, उन्हें आपने अपने पार्टी में ले लिया, गठबंधन में शामिल कर लिया। ये वही अजीत पवार है जिनको आप भ्रष्ट कहा करते थे, जिन्हें आप पानी पी पी के गालियाँ दिया करते थे। पूरा इलेक्शन कैंपेन इनके खिलाफ लड़ा और चुनाव जीतने के बाद सरकार बन गई, तो सरकार को और मजबूत करने के नाम पर आपने इनको भी अपने पार्टी में, अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। इससे भाजपा का कोर वर्कर, जो कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पे काम करता है, उसे कहीं ना कहीं बहुत शर्मिंदगी भी हुई है और उसे काफ़ी इस बात की नाराज़गी भी है। और अगर इन गलतियों को ठीक से समय रहते सुधारा नहीं गया तो आने वाले महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और देवेंद्र फडणवीस जी इस समय जो चिंता में दिख रहे हैं, अब उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन होने लगा है शायद, इसीलिए वो अब विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ज़मीन पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जो सातवां
और अंतिम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट मेरा है वो ये है कि बीजेपी को मिडिल क्लास का जो कैटेगरी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा। मिडिल क्लास की जो कैटेगरी है वो बीजेपी की एक ऐसी वोटर है जो कभी बीजेपी को डिसअपॉइंट नहीं करेगी अगर उन तक बीजेपी के जो फायदे हैं वो ठीक से पहुंच जाए। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग, देखिए इस बात से हम बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर सकते कि बीजेपी के काल में बिजनेसेस को काफ़ी फायदा हुआ है, बिजनेस लॉस में नहीं गए हैं। और रिसेशन के कारण जो नुकसान हुआ, कोरोना के कारण जो नुकसान हुआ, वो बात हटा दी जाए तो बिजनेस डील्स काफ़ी हुए, स्टार्टअप्स बढ़े ही हैं हमारे भारत में। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर को समय समय पर बीजेपी के द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में बताया जाए, किसी न किसी माध्यम से उन तक पहुंचा जाए, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके दर्द को समझने का काम अगर सरकार करती है तो मिडिल क्लास भी जी भर के अपना प्यार बीजेपी पर बरसाएगा। तो कुल मिलाकर मेरे ये 7 पॉइंट्स हैं जो मैं बीजेपी से शेयर करना चाहता था इस वीडियो में। आपको इन 7 पॉइंट्स के बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपके भी कुछ पॉइंट्स हो तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ट्विटर के माध्यम से हम उन्हें बीजेपी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आप शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो इस वीडियो की रीच बढ़ती है। और ये जो पॉइंट्स मैंने सिर्फ अपने या मेरे आस पड़ोस के लोगों की नहीं कही है, मैंने ये पूरे भारत की पॉइंट्स कही है, ये मिडिल क्लास सोसाइटी की पॉइंट मैंने उठाई है। अगर इनको सही लोगों तक पहुंचाया गया तो हो सकता है इनके ऊपर लोग गंभीरता से विचार करें और समय रहते हुए इन पर एक्शन लिया जाए, और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा और बीजेपी को इससे फ़ायदा होगा, सरकार को फ़ायदा होगा, वो तो एक बाई प्रोडक्ट होगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं मिलूंगा आपसे द वीरेन मिश्रा शो के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।